गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता ये जो गया है वो अच्छा गया होगा। कुछ कुछ जगह पे बरसात शुरू हो गई है, मुंबई में शुरू हो गई है। कुछ कुछ जगह तो बरसात आई और फिर 2 दिन के लिए गायब भी हो गई। आई होप रेन्स आर ब्रिंगिंग इन चीयर टू एवरीबॉडीज होम। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो या तो आपका कैमरा अगर ऑन है तो आप यूं हाथ खड़ा कर दें। और यदि कैमरा ऑन नहीं है, वो जूम में एक कंट्रोल है नीचे, और वो कंट्रोल में आप हैंड रेस का जो ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप बताइए, कौन पूछना चाहेगा सबसे पहले? जी। ओ, सिद्धार्थ जी, कांबले साहब, पूछिए। आप अनम्यूट हो जाइए पहले, उसके बाद पूछिए। ओके। गुड मॉर्निंग उसके सर। बाद। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को जो अलग अलग टाइप की अंगूठियां पहनते हैं अपने हाथ में। जी। हाँ, और उसमें अलग अलग टाइप के खड़े होते हैं। किसी पत्थर, को हाँ। पूछे तो बोलता है ये पुखराज है, ये बुध है, या ये कुछ और है। जी। तो और उनकी ऐसी धारणा होती है कि ये खड़े वाले अंगूठियां पहनने से उनके थिंकिंग में कहो या उनकी माली हालत में कुछ फर्क होता है या सुधार होता है, या उससे उनको बरकत मिलती है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे कि कुछ अंगूठियां ऐसी पहनती है कि भाई इससे हमें अपत्य प्राप्ति होगी। ऐसे भी लोग देख। तो असल में ऐसा होता है क्या, एक क्या, व्हाट इज दी रीजन बिहाइंड दिस, और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? असल में कुछ होता है क्या? देखिए, ऐसा है। आपने तो महाउपेक्षा किया है। जी। आपको तो ये क्लियर पता है कि जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज अ कमांड जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। जी। और अंदर जो इतना पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा आपकी हर कमांड को यस बॉस करके उसको पूरी करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है। जी अब सर। क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे 33 to 35 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है। किसी सेल को, तो जैसे कोई पावर पावर स्टेशन है, उसमें कंट्रोल रूम होता है। तो कभी आप देखते हो टरबाइन बहुत गर्म हो गया है, तो फिर वो जो ऑफिसर है उसकी कंट्रोल रूम में वो उसकी स्पीड को कम कर देता है कि भाई बहुत गर्म हो गया है तो उसको थोड़ा ठंडा करना है। या कोई चीज है जिसमें आरपीएम बढ़ाना है तो उसको बढ़ा देता है। तो एज पर द डेटा विच इज कमिंग, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय आपका स्पीडोमीटर जब 120 के ऊपर जा रहा है तो आप एक्सीलेटर थोड़ा कम कर देते हो कि भाई इतनी स्पीड नहीं चाहिए, मुझे 100 पे चलाना है। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है, उसी तरह से वॉट एवर कमांड्स आर गिवन टू दी सबकॉन्शियस माइंड, वो कंट्रोल रूम की तरह एक्सीलेटर कम ज्यादा, ब्रेक दबाना, क्या करना, वो कंट्रोल करता रहता है। अब यहाँ की आज बात ले लीजिए कि आपको किसी चीज पे, आपको मुझ पे बहुत भरोसा है। ओके। नाउ कमांड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्बल कमांड, मैंने कह दिया अपने सबकॉन्शियस को कि भाई ऐसा ऐसा सही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन वो अकेले में काफी नहीं होता, उसके साथ में एक चीज बहुत जरूरी होती है, उसको कहते हैं फेथ। उस चीज पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, तब वो काम करता है। सो द सबकॉन्शियस लिसन्स नॉट मेयरली टू दी वर्बल कमांड्स, but attached to it is also, there is a force multiplier which is called the faith. तो आपके कमांड के साथ में जो फेथ है वो अगर जीरो हो जाएगा तो आपका कमांड भी जीरो हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो बिकम जीरो। लेकिन अगर आपका फेथ इंटू टू है तो आपका जो ऑर्डर है वो इंटू टू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये दो चीजें हैं कि आप कह रहे हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैंने आपसे कहा कि भाई अब हम दोनों बैठे हैं, आपको मैंने कहा कि भाई जरा ये वेटर से कहो जरा पानी ले आए। तो आप डेफिनेटली उसको कहोगे कि भाई पानी ले आओ, क्योंकि आपको पूरा यकीन है कि वो लेके आएगा। तो आप फुल फेथ से उसको कहते हैं भाई साहब 2 गिलास पानी ले आना, तो वो वेटर लेके आता है। यही चीज मैंने अगर आपसे कहा कि भाई वो वेटर को बोलो यार एक मर्सिडीज गाड़ी ले आए मेरे लिए, ही शुड कम एंड प्रेजेंट इट टू मी, गिफ्ट इट टू मी,
तो आप हंसने लगोगे, बोले "बे, आप क्या बात कर रहे हो, वेटर कहां से मर्सिडीज लाएगा"। यानी कि आपको बिल्कुल फेथ नहीं है उसमें। तो इस कमांड के साथ में फेथ इज इक्वल टू जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा। आप कभी भी उस वेटर को कहोगे नहीं, और कह भी दोगे तो भी आप हंसी मजाक में करोगे। वेटर कहेगा साहब मजाक कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ मैं मजाक ही कर रहा हूँ। ऐसे ना, मैं आपको मेरे पे पूरा विश्वास है। मैंने आपसे कह दिया कि भाई, कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है शारीरिक सब, लेट अस टेक, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या अंदर से कुछ सम इरप्शंस आर कमिंग, इट्स अ फैक्टर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सेल में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गई है तो इरप्शन दे रहा है। आपको मैंने कह दिया कि भाई ये पत्थर है, ये पत्थर जादू का पत्थर है, इसको आप पहन लीजिए इस तीसरे उंगली में, और इसको पहनने के 3 दिन के बाद आप देखिए इसका असर होना शुरू हो जाएगा। नाउ योर फेथ इन माय वर्ड इज इक्वल टू 4। तो आप उसको मल्टीप्लाई, फोर से फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दैट कमांड गोज इनटू योर सबकॉन्शियस कि मैं ठीक हो रहा हूं। एंड फोर्स मल्टीप्लायर कहां से आ रहा है, वो फेथ कहां है, पहले तो आपको ऑलरेडी मेरी बात पे फेथ है, ऊपर से आपने वो पत्थर भी पहन लिया। अब वो पत्थर जो है वो फेथ को कंटिन्यूसली आपको चार्ज करता रहेगा। आप देखेंगे सच में 3 नहीं तो 6 दिन, नहीं तो 9 दिन के बाद में आपका स्किन ठीक होने लगेगा। इसमें उस पत्थर का कोई रोल नहीं है। पत्थर तो एक, क्या कहेंगे, इट्स अ कैटलिस्ट, इट हैज नो रोल टू प्ले। इट इज इंक्रीजिंग योर फेथ इन द कमांड दैट मैं ठीक हो रहा हूं। ये है उसका गेम। तो कोई भी पत्थर पहन लीजिए, वो तो भाई लोगों ने उसके ऊपर में पूरे बिजनेस बना लिया है। उसमें फिर वो एक कुछ उन्होंने एक रूल्स बना लिए हैं कि भाई वो नीलम होगा तो इसी उंगली में पहनना है, लेफ्ट हैंड में ही पहनना है या राइट में ही पहनना है। ये वाला बड़ा खतरनाक पत्थर होता है, ये आएगा तो तकलीफ हो जाएगी, और ये होगा तो ऐसा होगा। अब बहुत अगर भड़कीले हैं तो आप पर्ल पहन लीजिए। ये सारी चीजें अब ये धीरे 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 एक उसके ऊपर में पूरा बिजनेस बन गया है। अब हर इंसान वही बोलेगा, कोई उसके विपरीत नहीं बोलेगा, और आप बोलेंगे अरे बिल्कुल सही बोला है इसने। एंड एक्चुअली वो इट स्टार्ट्स वर्किंग बिकॉज, नॉट बिकॉज उस पत्थर में कोई पावर है। It is working because it is acting as a force multiplier. It is acting as a catalyst which increases the faith in the command which you have given, your conscious has given to your subconscious. Am I, भाई आपको इस बात को क्लैरिटी आई है, या आप पूछना चाहते हैं कुछ और? आई होप आई नहीं एम नहीं, एबल टू समझ एक्सप्लेन। गया, मैं समझ गया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मतलब वो तो पत्थर का कोई असर नहीं होता है। देखिए वही बात हो गई ना, बाई इटसेल्फ उसका कोई असर नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको ये बता दिया कि इससे असर होने वाला है, उसको पहन लो, तो फिर असर होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छा। पत्थर का बाय इटसेल्फ नहीं होता, इट इज ओनली योर माइंड विच इज प्लेइंग द गेम। ओके ओके ओके। सिनेमा के पर्दे पर आपने सिनेमा देखा, जी। अब वहां पे आप हॉल में चले जाइए, थोड़ा पहले तो वहां पे सिर्फ एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है। वो जब प्रोजेक्टर से उस पर पिक्चर दिखाता है तो आप देखते हैं कि अरे वाह, मेरे को तो यहाँ पे नसरुद्दीन शाह दिख रहा है, मेरे को तो यहाँ पे कोई रणबीर कपूर दिख रहा है। वो तो प्रोजेक्ट हो रहा है, एक्चुअल में तो पर्दे पे कुछ नहीं है, वहां वो तो है ही नहीं। तो इट्स, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। एम आई क्लियर? तो ऐसे पत्थर पहनना ठीक है, अगर किसी ने कहा कि भाई इसको पहन लो? ये ऐसा है, आपको अगर उस आदमी पे फेथ है और आपको लगता है इस पत्थर को पहनने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो करिए खर्चा पैसे। पैसा तो अच्छा। आया ही है खर्चा करने के लिए, तो लगाइए उसमें। वो आपसे खींचेगा 1,000, या कई बार 1 लाख 2 लाख भी खींच लेगा, की मर्जी है। मैं किसी का धंधा, किसी के पेट पे लात मारने नहीं बैठा हूं यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, उसके बिना भी हो सकता है। आप भाव अपेक्षा करेंगे ओके तो फ्री में हो जाएगा। बाकी ओके लाख रुपए खर्च करने कर दीजिए, मेरा क्या प्रॉब्लम। ओके। थैंक यू थैंक यू, समझ गया। ओके सर, हाँ, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? मेरे ख्याल से नितेश जी ने हाथ खड़ा किया है, टेक्निकल हैंड, वो जो अपना जूम का है। तो बताइए नितेश जी, आप अनम्यूट हो जाइए, क्या प्रश्न है आपका? सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया पूछिए। है कि मुंबई में बरसात हो रही है, लेकिन मेरा जो जिला है नरसिंहपुर, यहाँ भी आज भी और कल भी ओके। 41 42 के आसपास अभी भी टेम्परेचर चल रहा है। बहुत ज्यादा है।
नहीं बहुत सर, है। इस साल हमारे नरसिंहपुर जिले में बाकी इतना नहीं रहता था तापमान, लेकिन इस साल काफी ज्यादा टेम्परेचर रहा है। मई, जून, जुलाई और जून का जो अंतिम महीने चल रहा है, इसमें काफी टेम्परेचर, मतलब बरसात नहीं, बिल्कुल 0% कह सकते हैं। यहाँ प्री मानसून भी नहीं बरसा है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द लैंसेट को पढ़ रहा था। उसमें एक अध्ययन आया था कि भारत में हर 7वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। तो क्यों सर भारत के लोग इतना अवसाद में जा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? अगर कोई बच्चा कम नंबर ला पा रहा है, वो भी अवसाद में है। अगर बिजनेस धंधे नहीं चल रहे हैं, वो भी अवसाद में है। तो हम कैसे, आप लगातार कहते हैं भी हैं कि हम माइंड को किस प्रकार से अच्छा करके रखें, तो क्या उपाय हो सकते हैं? और इतना अवसाद में भारत क्यों जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि लैंसेट की स्टडी ने ये बता दिया है कि भारत में हर 7वां इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसने भारत की बात करी है। हो सकता है किसी और कंट्री में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में जा रहा हो, वो स्टडी शायद कहीं और छपी हो। तो आइसोलेटेड तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है या बहुत कम है। ये तो जब दूसरों से कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, हाँ, आपकी जो चिंता है कि डिप्रेशन बढ़ रहा है या पहले के बनिस्बत ज्यादा हो गया है, ये बिल्कुल सही है। इसमें चिंतित होना चाहिए, लेकिन डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है तो उससे डिप्रेस मत होइए। क्या है कि डिप्रेशन आता क्यों? देखिए, ये तो 2500 साल पहले भगवान बुद्धि बोल के गए हैं। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, जो हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं, वही आपके दुख का मूल कारण होता है। तो एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ बिकम्स अ कॉज फॉर योर सॉरो। तो हम, अब क्या है कि पहले हमारे पास में एक्सपेक्टेशंस थी कम। आप भारत की बात लेंगे तो 1947 में जब आजादी मिली, तो उसके बाद में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम ग्रो करेंगे, एक अपना खुद का देश अच्छा मजबूत बनाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसमें समय लगता है। उस समय देश गरीब था, बहुत कुछ हमारा धन संपत्ति सब कुछ जा चुकी थी। फिर भी हमने धीरे 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 हमने बहुत सारी चीजें की हैं। एटॉमिक पावर भी बना दिया हमने, डैम्स भी बना दिए, हमने तरह तरह की चीजें बनाई और इंस्टीट्यूट्स बनाए, आईआईटीज बनाए, बहुत कुछ बनाए। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, लेकिन उसकी ग्रोथ में एक पर्टिकुलर पेस थी। अचानक क्या हुआ कि, अच्छा मैं अपनी बात बताता हूँ। अब 1970s में हम पढ़ते थे तो लाइब्रेरी से किताबें लिया करते थे। अब किताबें एक या दो कॉपीज होती थी उसकी, तो स्टूडेंट्स उसको ले जाते थे। तो 2 दिन के लिए कोई ले जाएगा तो फिर वो लाइब्रेरियन क्या करते थे कि आपका नंबर लिख देते थे कि भाई ये जब किताब वापस आएगी तो ये आपको मिल जाएगी। तो हम रोज जाके पूछते थे भाई आ गई है कि नहीं आ गई। जब आ जाती थी तो हम भी 2 दिन के लिए लेते थे, उस किताब में से नोट्स निकाल करके अपनी कॉपी में लिख लेते थे और उस किताब को हम वापस कर देते थे। कई बार 2-2 हफ्ते रुकना पड़ता था। तो इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत स्लो आती थी, और कई बार किताबें जो थी आउट ऑफ प्रिंट हो जाती थी, तो वो मिलती ही नहीं थी। फिर किसी लाइब्रेरी में दूर कहीं जाइए, हम कभी सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, कभी पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी में जाकर के वहां से किताबें ले लेता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय इंफॉर्मेशन जो थी वो आने में काफी समय और कठिनाई होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है, तो आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ गई। और आज तो ये हो गया है कि आपके हाथ में ये छोटी सी चीज है, इस पे सारी दुनिया समाई हुई है। आप यहाँ बैठे बैठे आप लिखिए नरसिंहपुर में क्या टेम्परेचर है तो मुझे यहाँ मिल जाएगा। अभी यहाँ लिख दूंगा कि भाई जर्मनी में क्या हो रहा है तो मुझे अभी मिल जाएगा। इंटरलाकेन का जो कैमरा लगा हुआ है वहां पे अभी ऑन करूंगा तो इस वक्त वहां कोई खड़ा है तो वो मुझे दिख जाएगा। तो इंफॉर्मेशन फ्लो बढ़ गया है। इंफॉर्मेशन फ्लो जब बढ़ जाता है तो नेचुरल बात है कि एक तो हमारे पास में ओवरलोड हो जाता है, उसको प्रोसेसिंग करने का दिमाग उतना ही है। और प्रोसेसिंग कर सकता है दिमाग, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है हमारे पास में उतनी तेज नहीं है जितनी तेजी से हमारी इंफॉर्मेशन की फ्लो बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन जब बढ़ता है तो आकांक्षाएं बढ़ जाती, उम्मीदें बढ़ जाती। आप पढ़ते हो कि भाई वहां पे उसने ऐसा कर लिया, यहाँ इसने ऐसा कर लिया, इसकी लाइफस्टाइल ऐसी है। अब सिनेमा की बात करिए तो एक फिल्म फेयर मैगजीन आती थी, वो मेरे ख्याल से हफ्ते में या 2 हफ्तों में एक बार आती थी। तो उसमें हम पढ़ते थे भाई मुंबई में फिल्म स्टार्स किस तरह से कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनकी क्या स्टाइल है,
तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम बहुत सारे लोग कहते थे भी मैं भी मुंबई जाऊंगा, मैं भी हीरो बन जाऊंगा, बढ़िया है। लेकिन आज क्या है कि आज तो हर सेकंड हर मिनट आपको नई नई चीजें मिल रही हैं, 15 दिन की इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपकी आकांक्षाएं बढ़ गई कि अरे ये गाड़ी नहीं आई है, वो ये ऐसा नहीं, वो है, मुझे चाहिए। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास साधन सामग्री है वो है कम। तो जब इच्छाओं और साधन सामग्री में जब दूराई बढ़ जाती है, जब उसकी दूरियां बढ़ जाती हैं, तब हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें आती हैं। ये सिर्फ वस्तु के बारे में नहीं है, चाहत के बारे में भी है। आप चाहते हैं मेरे को अच्छी नौकरी मिले, आप चाहते हैं कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये हो जाए। ये सारी चीजें टीनेजर से लेकर के बड़ी उम्र तक, मुझे ये पोस्टिंग चाहिए, मैं इस कुर्सी पे बैठना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो जब ये पूरी नहीं होती हैं, या फिर उसकी आने में, उसको प्राप्त करने में आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तब फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, और आदमी एक बार उसको चूर हो जाता है कि भाई ये नहीं होने वाला। उसके बाद में जब वो प्राप्त नहीं होता, या फिर आप कई एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, आपने 3 साल उसके ऊपर रखा। कई बार मैंने देखा है, यूपीएससी की तैयारी हम करवाते हैं, मैंने देखा कि 5 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करने के बाद में भी जब फेल हो जाता है, तो कहता साहब मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मेरा यही एक लास्ट चांस है, ये चला गया, अब मैं करूं क्या। बाकी सारे दरवाजे तो मैंने बंद कर दिए हैं। तब डिप्रेशन आ जाता है। तो हम जब अपनी लाइफ की चॉइसेस लेते हैं, उस समय कम चॉइसेस होती है तो इजी होता है। बहुत सारी चॉइसेस जब होती हैं, तो हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं, और बाद में आगे जाने के बाद जब पता चलता है कि ये शायद मेरे लिए सही नहीं था, तब डिप्रेशन आता है। तो विद द इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेवल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा ही। उसको टैकल करने के लिए फिर आपके माइंड को आपको स्टडी करना है, उसको स्टेबल करना है। ये सारी चीजें जब आपका माइंड समझ जाता है ना, वो अपने आप ही हल निकाल लेता है। लेकिन हम होते हैं जल्दी में, हर चीज हमको बटन दबा के चाहिए। अब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ भैया, वो आपकी काउंसलिंग करनी है या आपके साथ में बैठना है मुझे, तो विकाया में कम से कम मेरे साथ आप आधा घंटा तो बैठिए। तो नहीं साहब टाइम नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगा। फिर चले जाते हैं। उनको सब हर चीज एक गोली में चाहिए। एक टैबलेट लिया मेरा डिप्रेशन खत्म, एक टैबलेट लिया मेरा ये खत्म, मेरी दुख दुख खत्म। सब होता है ना। लोग ड्रग्स ले लेते हैं ना, वो चरस गांजा भी ले लेते हैं या कुछ इंजेक्ट कर लेते हैं, उससे भी उसकी डिप्रेशन खत्म हो जाती है, लेकिन वो उसको मार डालता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मार्ग है। भारत तो भरा पड़ा है जी। हमारे पास में तो बहुत सारे मार्ग अवेलेबल हैं। कितने संत आके गए, कितने बड़े बड़े लोग आके गए जिन्होंने मार्ग बताए हैं, उसमें से कोई भी आप अनुसरण कर लीजिए, डिप्रेशन कम हो सकता है। लेकिन उसको अनुसरण करने के लिए जितना आपको सीखना है, पढ़ना है, या किसी के पास जाना है, चर्चा करनी है, उसकी आपके पास में पेशेंस नहीं है, फिर और डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें एक में के साथ, एक दूसरे के साथ में गुत्थम गुत्था हुई हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज आपको तकलीफ दे रही हो, तो एक कदम पीछे हटिए, जरा आराम से देखिए उसको। एकदम पैनिक में मत जाइए। बहुत ज्यादा तेज आप भागने लगेंगे तो चीज आपकी और ज्यादा, जैसे वो धागा कई बार वो गुंजल हो जाता है, तो उसको जोर से खींचेंगे तो और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। उसको हल्का हल्का धीरे धीरे छोड़िए तो निकल जाता है। तो इस तरह से ही ट्रीट करना है। उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। जी नितेश जी। नहीं, बहुत बढ़िया सर, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी पूछिए ना। हाँ सर, ऐसे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्वास्थ्य पत्रिका इस प्रकार के अध्ययन छापती है, तो क्या इसमें सच्चाई होती है, क्या मिथक होते हैं, क्या इस पर विश्वास करने लायक होती है, क्या हम इन पर भी सवाल या प्रश्न कर सकते हैं, क्या इनके विश्लेषण सत्य साबित होते हैं? देखिए, यदि आप उस चीज पे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, तो उस पे मोटा मोटी मैं कह सकता हूं कि वो सही नहीं है। सही वो होता है जो कहता है कि प्रश्न करिए और उस चीज को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन आजकल बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे सो कॉल्ड रिसर्च, बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग खुद ही कुछ बना देते हैं और दे देते हैं कि भी ऐसा ऐसा हुआ था। तो अभी उस चीज के लिए रास्ते भी हैं। एक तो सबसे पहला ये है कि कोई भी चीज आपके सामने आती है तो उस पर एकदम से ऐसा विश्वास न करें। हाँ, कुछ कुछ है जो स्टेबल है। जैसे आप देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है,
या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, या ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे, या लैंसेट, आपने लैंसेट का नाम लिया, वो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा जर्नल है। तो ये जर्नल्स हैं, इनकी जो लिखी हुई चीजें हैं ये काफी रिसर्च करके, पीयर रिव्यू करके, तरह तरह की चीजों से जांच परख करके वो आपके सामने रखते हैं। उसके ऊपर में आप बाय एंड लार्ज विश्वास कर ही सकते हैं। लेकिन जो एक किसी आपके मित्र ने भेज दिया है कि फलाने ने ये कहा है, अब आपने तो वो पढ़ा नहीं, किसी ने कह दिया उसने ये कहा है, मैं भी लिख सकता हूँ लैंसेट ने कहा है कि जो लोग रविवार को के सर का प्रश्नोत्तर अटेंड करते हैं उनकी जिंदगी में उनको कभी भी निमोनिया नहीं होता। ये मैं दे सकता हूं, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैंने लिख दिया, लैंसेट पे लिखा था, या फिर मेरे चाचा के मामा ने कहा था। ये कहने की बातें हैं। तो आपको ओरिजिनल पे जाना चाहिए, हमेशा ओरिजिनल पे जाइए। किसी ने कहा है लैंसेट पे है तो जाइए ना, उसका वेबसाइट कहाँ दूर है, घोड़ा मैदान पास है। लैंसेट का वेबसाइट खोलिए और देखिए उसमें क्या लिखा है, सर्च करिए, सच में है कि नहीं, वहां मिल जाएगा। और आजकल तो और भी अच्छी चीजें हैं, आपके पास में वो एआई नाम की चीज आ गई है। आप उसको खोलिए, उसमें लिखिए कि ये स्टेटमेंट आया है, ये कितना सही है कितना गलत है, वो बराबर आपको बता देगा, चारों तरफ से कहीं कहीं से निकाल के ले आएगा कि भाई ये दो तीन ऑथेंटिक जगह पे हमने देखा है कि ये है। तो आपको ये ऑथेंटिसिटी जो है वहां पे भी आप चेक कर सकते। बट होता क्या है कि वही बात है कि हम हर चीज में हमको स्पीड चाहिए। तो अब कौन जाए कौन पूछे, सही कह रहा होगा भाई, और इसी चक्कर में हम अपना सत सत विवेक खो बैठते हैं। किसी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा है तो हम भड़क जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। थोड़ा शांत होकर के देखिएगा, आखिर दिमाग तो आप ही का है ना, शांति से यूज करना है या उसको एक्साइटमेंट में यूज करना है, ये आपके हाथ में है। मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप इसको शांति से यूज करें। और कोई भी चीज आपको कोई कहता है, मैं तो खुद ही कहता हूँ कि मेरे हर उत्तर को विश्वास मत करिए। आपके सत्सद विवेक से अगर वो आपको ठीक लगता है तो उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं ठीक लगता है तो यू आर फ्री। मैं थोड़ी ना कोई जबरदस्ती आपको कुछ चीज पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मार्ग है, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नितेश जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप लगातार बोलते रहते हैं तो मन को आप पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। तो आप तो बोलते रहे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है आपको सुनना। थैंक यू वेरी मच। जी आभारी हूँ आपके इन शब्दों के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी, और कौन है सवाल? जी वर्षा जी, जी पूछिए, अनम्यूट हो जाइएगा। या हाँ, देरा आपने लास्ट एक वेबिनार में बोला था बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, बदला इज प्रोसेस जो नहीं होना चाहिए। बट मैंने मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं रखना चाहिए, मैंने कहा था बदला बाई इटसेल्फ क्यों होता है, उसकी भावना कहाँ से आती है, रखना नहीं रखना वो आपके ऊपर है। मैं वैल्यू जजमेंट कैसे दूं? लेकिन उससे क्या दुष्परिणाम है और क्या अच्छे परिणाम है दोनों बता दिए थे मैंने, आगे आपका निर्णय। जी। अब जो कई लोग ऐसे होते हैं जो बुली होते हैं, बुली काफी बुलिंग करते हैं। हाउ डज वन डील विद अ बुली? बुली देखिए, अक्सर हम ये पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये स्कूल्स में काफी होता है। स्कूल में एक बच्चा है बेचारा सहमा हुआ गया है, और दो तीन जरा हट्टे कट्टे होते हैं तो उसको पिक करते हैं, उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि भाई तू ये है वो है, और उसको उसकी कमजोरी का एहसास कराते हैं। कई बार फिजिकल भी हो जाता है, फिजिकल बुलिंग भी होती है। बुलिंग जनरली फिजिकल होती है कि भाई उसको मार दिया, धक्का दे दिया, कुछ कर दिया, उसको एक उसके मन में एक हीन भावना आ गई कि भाई मैं कमजोर हूं। दूसरा होता है मेंटल बुलिंग। आजकल ऑनलाइन भी तो बुलिंग होती है ना, आपने कुछ बात कह दी और उसके ऊपर में एक पूरी गैंग आकर के उसके ऊपर में आपको तरह तरह की चीजें कहना शुरू कर देते हैं कि अक्ल नहीं है, आपने ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। बुलिंग बेसिकली क्या होता है कि बुलिंग आप आराम से देखिएगा, ये कमजोरी की निशानी है। बुली कौन करता है? बुली कमजोर करता है। आपने कभी देखा होगा कि जंगल में शेर वगैरह जो ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, वो ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं देते। एक आधा शिकार खाना खा लेंगे, बट बाकी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं बाय एंड लार्ज। आप डोमेस्टिक डॉग्स देखिएगा, आपके पालतू कुत्ते हैं, तो जो छोटा कुत्ता होता है ना ज्यादा भौंकता है, और जो बड़े
मजबूत कुत्ते होते हैं वो शांत रहते हैं, वो ज्यादा भौंकते नहीं, उनको अपने ताकत का एहसास होता है, इसलिए वो शांत रहते हैं। उनको पता है कि कुछ अगर जरूरत पड़ी तो मैं इतने जोर, मेरे पास ताकत है, मैं इसको खत्म कर दूं। छोटा कुत्ता होता है वो जरा घबराया रहता है कि अरे भाई इतने सब बड़े बड़े कुत्ते, तो हमेशा भौंक भौंक के वो अपनी प्रेजेंस महसूस कराता है कि भाई मैं हूं, मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास मत आना, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है। तो जो बुली होता है वो अक्सर डरा हुआ, और जिसको या तो अपने ताकत के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो उसको उसकी फिलॉसफी के बारे में कॉन्फिडेंस, कि भाई मैं जो बिहेवियर कर रहा हूं ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए वो उसके अंदर जो संघर्ष होता है कि मेरी जो बिहेवियर है ये लोग कहते हैं ये गलत है, जा करके किसी को तंग कर देना, ये कर देना, तो वो अंदर से जब कमजोरी महसूस करता है कि मैं कभी पकड़ा जा सकता हूं, तो जहां जहां सॉफ्ट टारगेट होता है उसको वो हिट करना शुरू करता है। और सॉफ्ट टारगेट अक्सर फिजिकली भी बोलिए या बोलने में भी बोलिए, जो आदमी पढ़ लिख करके कुछ लिख रहा है तो आप उसके ऊपर में अगर 100 लोग आकर के बोलते हैं तुम गलत हो, तो सहम जाता है। और अगर वो नहीं हो अपनी चीज पे डटा हुआ है, तो आप देखेंगे ऑनलाइन में तो ये भी होता है कि उसके घर का पता बता देते हैं, हम तेरे घर आकर के तेरे को मारेंगे। किसी के विचारों के लिए उसको मारना है, ये सबसे कमजोरी की निशानी है। अब बुलिंग को कैसे टैकल करना है, तो सबसे पहले याद रखिए कि बुली जो है कमजोर है। तो कमजोर आदमी को एक होता है कि आप अपनी ताकत दिखा दीजिए कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, और तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो मेरे पास में भी ताकत है। ताकत होती है हर एक के पास में, ऐसा कोई परमानेंटली कमजोर या ये नहीं होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, वो शारीरिक रूप से बहुत दुबले पतले थे। हिटलर के भी फ्रेम आप देखेंगे तो हिटलर कोई बहुत तगड़ा ऐसा नहीं था। He was short and he was not very muscular physically, but दरारा था उसका, उसने सारी दुनिया को बुली करके रखा था। तो इसी तरह से यदि आपको ऐसा लगता है कि या बच्चे को लगता है कि मैं कमजोर हूं, मेरे को ये मार देगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर में बहुत सारी ताकतें होती है जिसकी शायद उसको अवेयरनेस नहीं। हम लोग अक्सर क्या अवेयरनेस रखते हैं कि भाई फिजिकल, भाई तू 25 किलो वजन उठा सकता है, भाई मैं नहीं उठा सकता हूँ, तू उठा सकता, हाँ मैं उठा सकता हूँ, तो मैं तेरे से ताकतवर हो गया। हम ये ऐसे कंपैरिजन में जाते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में आप देखेंगे कि फिजिकल ताकत इटसेल्फ इज नॉट इनफ। वो तो एक बहुत ही प्रिमिटिव सी चीज हो जाती है, मेंटल ताकत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आजकल के जमाने में ज्यादा ताकतवर वो है जिसके पास में अच्छा माइंड है, और उस माइंड को वो कैसे यूज कर सकता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अगेन, अवेलेबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ योर माइंड प्लस एबिलिटी टू यूज इट। जो जैसे मैंने नितेश जी को कहा, जितने ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे उतना ज्यादा आपका पावर बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप एक्साइट होकर के इसको यूज करोगे उतना पावर कम हो जाएगा। तो ये एक इनवर्स कैलकुलेशन है। तो जब बुली सामने आता है तो इमीडिएटली घबरा करके, डर करके, अगर उस वक्त हो सकता है वो आपके ऊपर में हावी हो जाए, लेकिन बाद में आप सोच सकते हैं कि इसको मैं किस तरह से आई कैन शो माई ओन स्ट्रेंथ। आप उसको डरा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अपनी सिर्फ एक स्ट्रेंथ बता रहे हैं। या तो आप अथॉरिटीज को बताइए, या तो अपने पेरेंट्स को बताइए, या आपके जो भी बड़े भाई या सिस्टर है उनको बताइए। कहीं ना कहीं से उस तक वार्निंग चला जाएगा कि ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है। और ये वार्निंग अगर चले जाती है तो वो बुली पहले से डरा हुआ, वो बिल्कुल दुबक जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरी बात है ऑनलाइन बुलिंग। ऑनलाइन बुलिंग में क्या होता है कि आदमी अकेला उसको देखता है और परेशान हो जाता है, ना सब लिख दिया, ये मेरे घर तक आ जाएंगे क्या, ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या। उसमें आपको ये दिमाग बहुत ठंडा रखना पड़ता है। आपने जो बात कही है उसको वो आंसर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो गालियां दे रहा है। आपके जो मुद्दे हैं वो इतने ताकतवर हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि बिकॉज ही कैनॉट आंसर इट, सो ही वांट्स टू फिजिकली डिमोलिश द थिंग, या फिर आपकी आवाज को दबा देना चाहता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये कहानी है महाभारत की, नरोवा कुंजरोवा। तो एक एक टेंडेंसी है, मैं आपको बताता हूँ। महाभारत में इसका उल्लेख बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ये कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। तो जब हुआ यूं कि अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, अश्वत्थामा को एक वरदान था कि वो अमर है, वो कभी मर नहीं सकते।
तो द्रोणाचार्य बहुत जोर से लड़ाई कर रहे थे, तो पांडवों के बीच में ये बातचीत हुई कि ये द्रोणाचार्य को कैसे रोके, ये तो हमारे गुरु हैं और ये तो हमें समाप्त कर देंगे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, अब किया क्या जाए। तो उन्होंने कहा यदि उसको कोई दुख की खबर सुना दें तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो बोले एक बाप के लिए सबसे बड़ी दुख की खबर क्या हो सकती है कि भी उसका बेटा मर गया। तो कहते हैं कि आप ये कह दो उसको जाकर के कि भाई अश्वत्थामा मर गया, बस ये कह दिया तो फिर द्रोणाचार्य शस्त्र छोड़ देगा। कहते इसको कहे कैसे, वो तो किसी पे बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि अश्वत्थामा को एक वरदान है कि वो अमर है। द्रोणाचार्य किसी पे बिलीव नहीं करेगा। कई लोग जाकर के बोलते हैं तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि मेरे को कोई विश्वास नहीं, मेरा बेटा अमर है। बार बार जब कहते तो कहता है जब धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी असत्य नहीं बोलते हैं, उन्होंने अगर कहा तो मैं मानूंगा। तो धर्मराज के पास जाते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर को कि भाई आप जाकर के द्रोणाचार्य को कह दो अश्वत्थामा हतो, यानी कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर कहते ना मैं नहीं बोलूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, युक्ति लगाते हैं और कहते हैं कि एक हाथी होता है जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसको जाके मार देते हैं और कहते हैं अब तो कह सकते हो कि अश्वत्थामा हतो। तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ मैं कह तो सकता हूं लेकिन ये गलत होगा, तो मैं ये जरूर साथ में कहूंगा कि आदमी या हत्ती इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं अश्वत्थामा मर गया। नरोवा कुंजरोवा, नरोवा यानी कि मनुष्य, कुंजरोवा यानी कि हाथी। कहते ठीक है आप सत्य बोलिए। तो उनको मना करके वो द्रोणा के सामने ले आते। द्रोणाचार्य के सामने जब लाते हैं तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि अश्वत्थामा हतो। तो युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। लेकिन जैसे ही वो पहला शब्द बोलते हैं, पहले वाक्य बोलते हैं अश्वत्थामा हतो, तो सारे आसपास के लोग जोर जोर से नगाड़े बजाना शुरू कर देते। तो नरोवा कुंजरोवा का जो शब्द है वो द्रोणाचार्य के कान तक नहीं पहुंचता, इतने जोर से आवाज कर देते। तो जब उनके कान तक नहीं पहुंचता है तो वो सोचते हैं कि धर्मराज ने अगर कहा है तो सचमुच मेरा बेटा मर गया, और द्रोणाचार्य हथियार जो उनके हथियार थे नीचे छोड़ करके चले जाते। अब हुआ ये कि ये बात तो टेक्निकली कहा जाए तो उन्होंने सही कही, लेकिन मॉरली देखा जाए तो गलत था। और ये जो नगाड़े बजाए गए, आप ध्यान रखिएगा, ये नगाड़ा बजाना जो है ये सबसे खतरनाक होता है। आप चाहते हुए भी आपकी पूरी सत्य बात नहीं कर पाते हैं। आप देखिएगा आजकल के टीवी डिबेट्स यहाँ वहां क्या होता है, आपकी आवाज को, आपकी आधी आवाज को सुनते ही बाद में जोर जोर से आवाज करना शुरू करते हैं, सुनते ही नहीं है ताकि आपकी बाकी की आवाज कोई ना सुन। और ये होता है नरोवा कुंजरोवा का जो पूरा सिंड्रोम है, ये पूरे हमारे देश में बहुत फैल चुका है। आधी सत्य और बाकी का आवाज नगाड़ों के नीचे दबा दो, इससे बहुत लोग इसके अंदर में मिसगाइड हो जाते। खैर इसका एक एपिलॉग भी है कि जब स्वर्ग में जा रहे थे तो स्वर्ग के द्वार में आखिर में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनका एक कुत्ता, वो दोनों साथ में जाते हैं। तो द्वारपाल उसको रोक देता है और कहता है कि नहीं, कुत्ता जा सकता है लेकिन आप नहीं जा सकते। कहता क्यों, मैंने तो जिंदगी में कुछ पाप नहीं किए। कहते आप स्वर्ग के हकदार तो हैं लेकिन आपने एक झूठ बोला था, आपको पता था कि नरोवा कुंजरोवा बोल करके भी आप एक गलत सिग्नल दिए रहे हैं द्रोणा को, तो आपने उसमें, आप उस पाप में भागीदार थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करा करके फिर स्वर्ग में लिया गया। कुत्ता सीधे चला गया क्योंकि वो हमेशा वफादार रहा। बहुत बड़ा लेसन है इसका। तो बुली करना, उसमें ये ऑनलाइन बुलिंग में भी आप याद रखिएगा, अक्सर ये नरोवा कुंजरोवा ये होता है, आपको दबा दिया जाता है, आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है। आप सिर्फ अंतर मन में देखिएगा वो क्या लिख रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी बात सही है कि नहीं, आपने सही बोला कि नहीं, बाकी उनको नगाड़ा बजाने दीजिए। आप बिल्कुल सत्य बोलिएगा, अपनी बात को टिके रहिए। जितना ज्यादा नगाड़ा बजा रहे उसका मतलब ही यह है कि आप सही हैं और उनके पास उसका उत्तर नहीं है, इसलिए नगाड़ा बजा रहे हैं। तो ये है बुलिंग को टैकल करने के दो तरीके, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए या फिर अपने अंदर के माइंड को कंट्रोल में रखिए। बुलिंग से
घबराइए मत, पीछे मत जी। और कुछ कहना चाहेंगे या कुछ उप प्रश्न हो तो पूछ सकते थैंक यू वेरी मच। हैं। ओके, और कोई हमारे बीच में इतने सारे लोग हैं, कोई प्रश्न सर पूछिएगा। सर 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 ऋषि ब्रजेश जी नमस्कार, बोलिए। सर ये बुलिंग को लेकर ही था। मेरा एक एक्सपीरियंस बड़ा आ, अच्छा भी था, बहुत खराब भी था। जी तो कोविड के टाइम पे अपना होमलेस वाला एक पीआईएल फाइल हुआ था। जी और उसके बाद से पहले में तो मुझे बड़ा लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जब दूसरे दिन कोर्ट ने कुछ ऐसा निगेटिव बोला, पूरा जी सोशल मीडिया मुझे भर भर के गाली देना चालू किया कि ये जी ठेकेदार है, ये है, वो है। पहले दिन तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ, दूसरे दिन भर भर के, और कम से कम वो सर जो कमेंट थे 50,000 से 1 लाख के करीब थे। कुछ लोगों ने तो मुझे पर्सनली टैग भी किया हुआ था। मैं बहुत डर गया उस समय कि अब क्या होगा। फिर जो है, मैंने कहा यार किस बात के लिए मैं डरूं, अच्छा काम कर रहा हूँ, डरूं किस बात के लिए। तो लेकिन एक घबराहट जो है कई बार, जो कलेक्टिव जो बुलिंग होती है उससे तो हो जाती है सर। और कई बार लोग सही भी आवाज जो है दबाने की पूरी कोशिश करते हो सकता है मेरे लिए सही हो लेकिन बाकी के लिए सही ना हो। जी। देखिए ब्रजेश जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ। सवाल ऐसा है कि जो आपसे कह रहे थे कि भाई तुम इनके ठेकेदार हो क्या, वो जो 50,000 1 लाख लोग थे, आपका सवाल बहुत सादा है उनके लिए कि भैया आपने ठेका ले रखा है क्या मेरा विरोध करने का। देखिए, आपने किसी कुछ लोगों की आवाज उठाई, आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो देखेंगे, वो तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे और सामने वाला भी एक्सेप्ट करेगा। ये कौन सा फील्ड है? ये जो ऑनलाइन है, ये फील्ड में तो आपने कोई केस लगाया ही नहीं था ना। ये गेम खेलने को आप गए ही नहीं थे, आप तो कोर्ट में गेम खेल रहे थे। उसका निर्णय आपको मंजूर, गलत हो सही हो जो भी हो, या तो आपको उसमें अपील करनी, वो अलग बात है। लेकिन वो कोर्ट की जो एक पर्टिकुलर एक एक डोमेन है, उसको छोड़ करके ये ऑनलाइन डोमेन में ये लोग आपके ऊपर में जब हावी हो रहे हैं, शायद अंदर से उनको पता है कि आपकी बात सही है और हम गलत हैं। लेकिन जरा सा एक छोटा सा उनको एक निमित्त मिल गया और आपको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। आप इस गेम में हो ही नहीं तो उसको छोड़ दीजिए आप, और इस चीज में कभी मत जाइए। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बड़ा सुंदर है। जी उसमें जो रिट पिटिशन की जो कॉन्सेप्ट है ना, रिट पिटिशन, वो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, ये सबको मैं बताना चाहूंगा। रिट पिटिशन कोई भी भारत का नागरिक एक अकेला पूरे इंडिया, पूरे स्टेट के खिलाफ खड़ा हो सकता है कि मुझे मंजूर नहीं है। और वो 4 तरह के जो रिट पिटिशन होते हैं, दैट इज, वो तो आपको पता ही होगा, हेबियस कॉर्पस है या मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्तियोरारी है। ये जो रिट पिटिशन है, ये क्यों रखे गए हैं घटना में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि चाहे सारी खुदाई एक तरफ हो जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है या फिर आपकी आवाज सुननी चाहिए, तो कोर्ट आपकी आवाज सुनेगा अगेंस्ट द एंटायर स्टेट, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सारे 160 करोड़ एक तरफ, और आप अकेले, कोर्ट आपको बराबर सुनेगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारे डेमोक्रेसी का। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपको लगता है कि आप सही हैं, तो भले ही सारे लोग आपको कहें कि गलत है, लेकिन आखिर में फाइनल कोर्ट आपके पास है। बिल्कुल। आपका संसद विवेक क्या कहता है, उसको देखिए, उसके कसौटी देखिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसको अगर आप इस कसौटी पे लगाते हैं, तब आपको पता चलेगा आप सही थे। तो बोलने जी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कोर्ट कहे कि नहीं, ये अकेला आदमी सही था। और कोर्ट बहुत होते हैं जी। एक कोर्ट ने कह दिया कि आप गलत है, फिर भी आप अपील में ऊपर जा सकते हैं, तो आपकी सुनवाई कर सकते हैं, ज्यादा लोग सुन सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं और बड़े महफिल में जाकर के बड़े लोगों से बात करना चाहता हूं, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये बुलिंग ये क्या है, ये कोई गेम नहीं है।
मैंने कहा ना, घोड़ा मैदान दूर नहीं है। घोड़े के रेस में वहां पे घोड़ा जो जीतता है वही फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। हम यहाँ बैठकर के उसको चर्चा करते रहते हैं कि ये घोड़ा वैसा था वैसा था। घोड़े को उसको अपना रेस खेलने दीजिए। आपने कोर्ट में आपकी लड़ाई लड़ी है तो उसमें रहने दीजिए। ऑनलाइन क्या है, यहाँ थोड़ी ना आपकी लड़ाई है। इट्स अ डिफरेंट एरिना। ये गेम आपका है ही नहीं। छोड़ दीजिए, शांति रहिए। लेकिन आपका अंदर का अंतर्मन क्या कहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रांग और बिल्कुल मजबूत रखिए इसको। और सर यदि, उसमें ये भी मैं कहता हूं, यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी गलती हुई है ये चीजें, तो बड़े मन से उसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ भाई, कई बार होता है हम लोग गलत कर लेते हैं, तो स्वीकार कर लीजिए मेरे मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है, नहीं करेंगे आगे से। बड़े बड़े वो अशोका जैसे भी बड़े महाराजा ने भी तो एक नया रास्ता चुन ही लिया ना, कि भाई गलती हो गई, ठीक। दोनों तरफ से बैलेंस रखिएगा। जी। ट्रू सर। ठीक है जी। और कोई सवाल? किसी का हाथ, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। सर, जी राजेंद्र कपूर जी का चैट चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। जी जी। व्हाई फॉरगिविंग इज डिफिकल्ट, हाउ टू ओवरकम? ओके, व्हाई फॉरगिविंग इज डिफिकल्ट। तो फॉरगिविंग, आप सोचेंगे वो डिफिकल्ट है तो अंदर से आपका सबकॉन्शियस कहेगा यस बॉस डिफिकल्ट है। ये आप ही कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। तो इफ यू हैव अ बिलीफ दैट फॉरगिविंग इज डिफिकल्ट, देन इट विल डेफिनेटली बिकम डिफिकल्ट। तो उसमें वाई का तो कोई मेरे पास में उत्तर डायरेक्टली नहीं है। होता यह है कि जैसे मैंने वो रिवेंज वाले टॉक में भी बताया था कि हमारी एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है कि जिसने हमारे सर्वाइवल पे या हमारे सर्वाइवल, हमारे जनरेशन्स की सर्वाइवल को कोई खतरा क्रिएट करता है, तो एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है कि इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये दोबारा आकर के, क्योंकि जंगल में तो फिजिकल हार्म ही होता है, मेंटल हार्म नहीं होता है। कोई आपने नहीं देखा होगा कोई शेर चीते को गाली दे रहा है, या कोई बंदर बैठ करके किसी को is abusing or is saying anything. It's always physical harm. फिजिकल हार्म में ये होता है कि भाई अगर ये, जैसे मैंने बताया था कि कोई अगर जानवर बार बार आकर के आपके बच्चों को उठा के लेके जा रहा है, गुफा के अंदर कोई बच्चे हैं, कोई बाहर का भेड़िया आता है उसको उठा के ले जाता है, तो फिर ये होता है कि या तो आप वहां से हट जाएं या तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ करके उसको अटैक करें और उसको किसी तरीके से डिफीट कर दें ताकि दोबारा वो आके हम आपके नेक्स्ट जनरेशन को ना खा पाए। तो ये तो एक एनिमल इंस्टिंक्ट और एक बेसिक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। लेकिन आज की डेट में हम फिजिकली एलिमिनेट करके या पनिश करके या बीट करके, ही मे और मे नॉट कॉज द सेम डैमेज। सी, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो ए वन टाइम होती है, लेकिन हम वही पुराने इंस्टिंक्ट को लेकर के उसको हम सोचते रहते हैं कि जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो वो क्लोजर के लिए हम लोग तड़पते रहते हैं। तो क्लोजर आता कब है, जब हम उसको तड़पता देखते हैं कि भाई मेरे को जितनी तकलीफ हुई उतनी इसको हो गई है, अब मेरा हिसाब बराबर हो गया है। दैट्स अ वेरी बेसिक प्रिमिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब तकलीफ हुई है, अब इसके बाद आपको अपने अंदर में जाना है। ये जो तकलीफ हुई है ये एक पर्टिकुलर स्पॉट, टाइम स्पॉट पे हुई। आज मैं उसको याद करता हूं तो फिर मैं जाता हूं 4 साल पीछे, उस आदमी ने मेरे को तकलीफ दी थी, मेरा नुकसान किया था। मैं बार बार उसी जगह जाता हूं और फिर अपने घाव को और फिर से हरा कर देता हूं। एंड अगेन आई कम बैक विद द थिंग कि अभी तक उसको सजा नहीं मिली है तो आई कैन नॉट फॉरगिव। जब तक उसको मैं क्लोजर नहीं दूंगा, मेरा क्लोजर तब आएगा जब जितना मेरे को नुकसान किया उतना ही उसको नुकसान जब तक। आधे से ज्यादा हिंदी फिल्में यही चलती रहती है कि भाई हीरो आखिर में जाकर के वो विलन को जब मार देगा या वो जेल चला जाएगा तो उसके बाद में डायरेक्टर लिख देता है दी एंड। तो हमें लगता है कि हमारा दी एंड वहां हो गया है। लेकिन क्या है कि लाइफ इज नॉट सो सिंपल। इट्स नॉट दैट कि भाई एक विलेन आ गया, हमने उसको ये कर दिया, उसके बाद में उसने हमारा नुकसान किया, फिर हमने उतना उसका नुकसान किया या फिर जेल डाल दिया और मेरा लाइफ सेट हो गया। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप वो चीज को कैरी करते हो। नंबर वन, क्लोजर कभी नहीं होता है, क्योंकि आपने जितना वायलेंस फेस किया आप उस वायलेंस को टैकल नहीं कर रहे हो। आप उस वायलेंस को अपने
दूसरे इंसान के ऊपर वायलेंस क्रिएट करके आप सोचते हो ये कैंसिल आउट होगा, नहीं, ये डबल वायलेंस हो जाएगा। तो इट डजंट डिसॉल्व, इट डजंट फिनिश, इट एक्चुअली क्रिएट्स टू डिफरेंट। फिर आपके पास में वो जो मेमोरी एक थी पहले की, मेरे साथ ऐसा हुआ था, और दूसरी एक मेमोरी की इसको फांसी लग गई, ये दोनों के दोनों आपको ट्रबल करते रहेंगे कि हाँ भाई ये हुआ था, बड़ा अच्छा हो गया, ये भी मर गया। लेकिन ये मर गया जो है, ये दोनों नेगेटिव चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं ये वायलेंस आपको जाकर के आपके मस्तिष्क के अंदर में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो फॉरगिवनेस जो है वो आपने उसको नहीं करना है। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद द मैन हु हैज, वो मैंने कई बार मैं वो जोक कहता हूँ कि एक कपल जा रहा था लंच पे, वो रास्ता क्रॉस करने वाले थे और तार के ऊपर में एक कौवा बैठा था। तो जो मिस्टर थे उनके व्हाइट शर्ट के ऊपर में कौवे ने ऊपर से प्रसाद छोड़ दिया। तो बड़े तिल मिला गए, बोले अरे इसमें गंदा, ये हो गया, वो हो गया, बेकार का कौवा, और मैं तो यार लंच पे जा रहा था और ये हो गया। वो गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो उनकी मिसेज है, वो अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकालती हैं और उनको दे देती हैं। अब वो जो है साहब उसको देख करके और जोर जोर से गालियां निकालते हैं, अब किसकी पहुंचू, वो तो उड़ गया। तो सवाल क्या है कि वो टिश्यू पेपर से आपने अपना शर्ट पोंछना है, वो कौवे को नहीं पोंछना है। तो आप, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद द फेलो हु हैज ट्रबल्ड यू। आपको अपने माइंड के साथ में बहुत समझदारी से रहना है कि मेरी जिंदगी अब उस आदमी के मरने या पनिश होने या बाकी पिटाई होने इस पे डिपेंडेंट नहीं है। आई एम मच स्ट्रॉन्गर, आई एम मच अबव ऑल दैट। आई कैन नॉट कीप माई एंटायर लाइफ रिवॉल्विंग अराउंड दैट वन मैन। खास करके जिसने मेरे नुकसान किया, जिसने मेरा तबाही कर दी, उस आदमी के बदला लेने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं लगा सकता हूं। वैसी कम जिंदगी है साहब, कहाँ 110 के ऊपर कहाँ जाने वाले हैं। और उसमें भी अभी काफी आधे से ज्यादा तो आगे निकल ही आए हैं। अब बाकी के टाइम में अब कितना अभी एक आदमी को लेकर के नाचेंगे। चढ़िए, छोड़ दीजिए, पिक अप योर बैग्स, गो अहेड। इस मेनी मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अवेटिंग यू। उस मोड़ के बाद में क्या हसीन जिंदगी, आपको क्या पता। आप तो उसी एक इंसान के पीछे पड़ गए। तो फॉरगिवनेस उस इंसान को नहीं करना है, आपने अपने माइंड को क्लीन करना है कि दिस मैन इज नॉट गोइंग टू ट्रबल मी। उसको जो करना है वो कानून देख लेगा, कायदा देख लेगा, वक्त देख लेगा, कहीं ना कहीं से वो हो जाएगा। लेट मी नॉट गेट इनटू दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड। ये हो गया मेरे से। बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में। स्कूल जाते थे, कई बार बस मिस हो जाती थी, तो अब दूसरे बस का इंतजार करो। बस मिस हो गई तो बस उस बस ड्राइवर को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके पीछे पड़ा रहूंगा। कितना इंपॉर्टेंस देंगे आप उसको, छोड़ दीजिए। फॉरगिव क्या करना है, आपने अपने आप के साथ में रिकंसाइल करना है कि ये हो चुका है, कौवे ने कर दिया, मुझे अपना शर्ट साफ करना है, कौवे के पीछे उसको साफ करने नहीं भागना, छोड़ दीजिए। सो मेरी भाषा में, महोपेक्षा में, हम लोग फॉरगिवनेस इसको कहते हैं। वी डोंट डू एनीथिंग विद दैट पर्सन। वो तो वैसे ही डिसलाइकेबल कैरेक्टर है, उसको क्यों याद करें। मुझे तो अपने साथ में रिकंसाइल करना है, मेरे को अपने साथ में अपना क्लोजर लेना है। उसका जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन में उसके लिए भी रखूंगा, कोर्ट में जाऊंगा या जो भी आपको जो करना है वो, लेकिन आपके लाइफ में हावी नहीं होना चाहिए। कीप दैट वेरी स्मॉल पोर्शन, लुक अहेड। अगले मोड़ पे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आगे बढ़िए तो सही, सामान उठाइए बढ़िया, एंड कीप ट्रेवल लाइट एंड एंजॉय लाइफ। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव some kind of a relief to you, Rajendra जी। जी हाँ, आपका कुछ मैसेज भी आ गया, यू गॉट द आंसर, ओके, थैंक यू जी। प्रशांत जी, और कोई सवाल है? यस Sir, सर। thank you very much. Sir, थैंक sir, यू thank you very रजिंदर। much. Thank you very much. I really got my way. In fact, I'll say. थैंक्स। It was troubling me since ages. I'll say. Now, maybe today I've got my way a little. Thank you very much, sir. नॉट मे बी, रजिंदर जी, आज से, इस क्षण से आपकी नई जिंदगी शुरू। नाउ यू विल हैव बबलिंग एनर्जी विद इन यू। Okay, okay, right. I, मुबारक हो। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। हाँ प्रशांत जी, आप कुछ कह रहे थे।
यस सर, प्रकाश कवड़े जी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर, खुद को स्ट्रांग और सफल बनाने के लिए कौन सा अफर्मेशन देना चाहिए? खुद को स्ट्रांग और सफल बनाने के लिए देखिए, आपकी जो इच्छा है अपने आप को स्ट्रांग और सफल बनाने की, वही तो अफर्मेशन है। ये कोई गोली तो है नहीं कि भैया ये दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद लेना है। तो एफर्मेशन जो होती है ना, दीज आर बेसिकली, देखिए ये एक गोली है। वो आप अपने, ये ग्रामर होता है जो हम कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कमांड करेगा। एक होता है सिंटैक्स, कि शब्दों में क्या कहना है, वो एक बात हो गई। उसके साथ में होता है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपका विश्वास, योर फेथ, कि हाँ ये बोलने से मेरा सही होने वाला है। ये फेथ जब तक नहीं आएगा तो फिर आप उसको कितना भी रटते चले जाएंगे, वो उसका असर नहीं है। तो ये जो जी आप सर। कह रहे हैं कि आप यू वांट टू बी स्ट्रांग एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ये अपने में ही एक बहुत अच्छी बात है। व्हेन यू वांट टू बी स्ट्रांग, इसका मतलब है यू वांट टू बी स्ट्रांगर। आज मैं जो कुछ हूं इससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यानी कि आज जितनी सक्सेस आपके पास है उससे ज्यादा आपको सक्सेस चाहिए। तो दुनिया में की जिंदगी की जो स्क्रिप्ट है वो आप ही लिखते हैं। आपकी यस स्क्रिप्ट, सर। आपके जीवन की स्क्रिप्ट आप ही लिखते हैं। तो आप कैसे लिखते हैं? आपके थॉट से। आप जो कमांड अंदर देते हैं, अंदर वो सबकॉन्शियस कहता है यस सर। वो आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ देता है कि आप या तो स्ट्रेंथ की तरफ जाओगे या सक्सेस की तरफ जाओगे। इसके लिए सही कमांड देना जरूरी है, साथ में पूरा फेथ रखना जरूरी है कि आपका स्क्रिप्ट आप ही लिख रहे हो। हजारों लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई किस्मत होती है, ये होता है, फलाना होता है, तुम्हारा सब कुछ लिखा गया है। कुछ नहीं है। आप हर समय हर क्षण लिखते हो, और आज इसी वक्त पुराना मिटा करके नया लिख दीजिए। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आई एम गेटिंग सक्सेस कम्स टू मी इजीली। देखिए, पूरे फेथ के साथ में ये 2 शब्द ही कर दीजिए, काफी है। क्योंकि आपकी मानसिक तैयारी तो हो चुकी है सक्सेसफुल होने की और स्ट्रांग बनने की। जब ये मानसिक तैयारी है तो बस आप इतना ही रख दीजिए, से दैट टू योरसेल्फ, और उसको कमांड की तरफ दीजिए, बराबर बन जाएगा। आपके स्पीड ब्रेकर कौन से हैं? जो बचपन से सिखाया गया है, नहीं नहीं किस्मत बहुत कुछ होती है, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, ये सब चीजों को भूल जाइए। जस्ट फॉरगेट इट। यू आर राइटिंग योर स्क्रिप्ट जस्ट नाउ। इस दुनिया का निर्माण हुआ था जिस दिन आप पैदा हुए थे, और जिस दिन आप जाएंगे उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, हम सब खत्म हो चुके होंगे। तो लिमिटेड लाइफ, उसके अंदर में बढ़िया स्क्रिप्ट लिखिए, अच्छी जिंदगी जिए, आनंदमय जिंदगी जिए, और उस जिंदगी में दूसरों को आनंद पहुंचाइए। उसमें आपको बहुत अच्छा होगा। इट विल बी एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसको फॉलो करिए। बाकी टेक्निकल चीजें छोटी मोटी तो वो तो खैर हम कभी भी बैठते हैं, या जूम में आप आइए विकाया में, तो मैं आपको टेलर मेड आपके अफर्मेशंस दे दूंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलर मेड। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ कुछ चीजें अंदर घर कर जाती हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसको क्लीन करना जरूरी है। नहीं तो बोर्ड के ऊपर जो पुराना लिखा है उसके ऊपर ही नया लिखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो पुराना मिटाना भी जरूरी है। तो आपको यदि चाहिए तो ये तो खैर मैंने बहुत सिंपल बात बताई है, बट हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक का दुख अलग होता है। आप अकेले में मेरे साथ जूम पे मिलिए, मैं उसमें वी विल वर्क आउट योर पर्टिकुलर केस, योर पर्टिकुलर एफर्मेशंस एंड हाउ यू हैव टू स्पीक। ठीक है? जी तो सर। जी ये सर। मेरी, ठीक है प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। जी। हाँ प्रशांत जी, और कोई सवाल? किसी का हाथ खड़ा? यस सर, एनीबॉडी रेजिंग देयर हैंड? विपिन मायरा जी का क्वेश्चन है। सर, जी हाउ डू यू एंश्योर पीपल डोंट डेवलप सेल्फ ब्लेम? भाई फिर से पढ़िएगा। हाउ डू यू एंश्योर पीपल डोंट डेवलप सेल्फ ब्लेम? सेल्फ ब्लेम। सेल्फ ब्लेम। सेल्फ ब्लेम, सेल्फ ब्लेम करना क्या है? ये बहुत आसान होता है। एक्चुअली ब्लेम जो होता है ना, ये बहुत अजीब सी चीज है, बहुत अजीब सी चीज है। नेचर में आप जाइएगा तो कोई किसी को ब्लेम नहीं करता है, कोई किसी को ब्लेम नहीं करता है। ये तो हमारे प्री फ्रंटल लोब का कमाल है कि हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और हमको लगता है कि ब्लेम करने के बाद में हम उस चीज को निजात पा लेंगे।
क्योंकि हमारा मन इस चीज को तैयार ही नहीं होता है कि मेरे साथ में नुकसान हो चुका है। अब देखिए नेचर में, मैंने जैसे बताया था पिछले टॉक में कि एक सांप आकर के अंडों को खा जाता है, चिड़िया देखती रहती है, आके वापस देखती है कि अरे मेरे अंडे खा गया कोई। अब देखती है वो सांप निकल गया, ना वो सांप को मार सकती है ना कुछ कर सकती है। तो वो कहती है कि भाई अगली बार मैं ऐसा घोंसला ऐसी जगह बनाऊंगी जहां पे सांप ना आए। ठीक है ना? तो वो ब्लेम नहीं कर रही है, शी इज ओनली टेकिंग प्रिकॉशंस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हमारे पास में इमेजिनेशन है, प्री फ्रंटल लोब है, तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, हम पहले उसमें कारण ढूंढना शुरू करते हैं कि फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे सारे जितने भी कहानियां आप देखेंगे सब में यही होता है, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने ये किया, उसको सजा दे दो, उसकी मुंडी उड़ा दो, उसको जेल डाल दो, फांसी चढ़ा दो, हो गया बस, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। होता ही नहीं है वैसे। तो ब्लेम, ब्लेम का मतलब है आप सबसे पहले ढूंढने निकले हो कि भाई किसकी वजह से ये नुकसान हुआ, और फिर आप देखते हो कि भाई ये आदमी है, तो फिर कहते हो कि यार इसको अब क्या करूं मैं, या तो सजा दूं। फिर आप देखते बहुत ज्यादा दूर है या स्ट्रांग है, या फिर बरसात आ गई बहुत ज्यादा, तो आप ब्लेम कर देते हो भाई बरसात आ गई थी उससे हो गया, मैं बरसात का तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं घर को अच्छी जगह बना लेता हूँ अगली बार बरसात ना हो। ये आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लेम किसी और पे करने से ज्यादा इजी होता है खुद पे ब्लेम ले लेना। यार मैं ही गधा था, मैंने यार ये निर्णय ठीक नहीं लिया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, इस चीज को मैं ऐसा कर देता तो बेटर रहता। तो ये रिग्रेट और ब्लेम एक साथ में जुड़ी रहती हैं चीजें। आदमी वो जब कहता है कि मैंने गलत किया, फिर अपने अपने आप को कोसने लगता है। और आप देखिएगा 24 घंटे आपका जो सबकॉन्शियस है वो सुन रहा है। आप जब ब्लेम करते हो तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, मैंने ये गलत किया, मैं डिसीजंस ठीक नहीं ले सकता हूँ। अंदर से सबकॉन्शियस कहता है यस बॉस, और वो अगली बार में उस चीज को ट्रू करने के लिए भागता है, उस इक्वेशन को ट्रू करना शुरू कर देता है। एंड देन यू अगेन स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ कि यार हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है। तो इस ये जो एक विशियस सर्कल है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इजी थिंग इज टू ब्लेम योरसेल्फ, इजी थिंग इज टू ब्लेम समबडी एल्स, डिफिकल्ट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ द ट्रॉमा। जो नुकसान हुआ है, कुछ हुआ है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कई बार सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। हम सोचते हैं कि भाई मेरी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। उस सोचने में क्या रखा है, जो होना तो हो ही गया है। अब इसके आगे आपको कैसे उसको संभालना है, आगे कैसे उसको चलाना है, ये आपके हाथ में है। ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा। आपने ब्लेम कर दिया अपने आप को, आप कंटिन्यूसली पनिश करते रहते हो। आप पनिश करेंगे तो पनिशमेंट की डिजायर जब जाएगी अंदर, तो सबकॉन्शियस आपके किसी न किसी तरह की बीमारी भी क्रिएट कर सकता है, एक्सीडेंट्स क्रिएट कर सकता है। सो डोंट हैव गिल्ट, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ, रिलैक्स। जो हो गया वो हो गया है। हम सब ने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, हम सब ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो अच्छे काम पे फोकस करिए ना। होता है मिस्टेक्स। बच्चा जब चलना सीखता है तो पहली बार थोड़ी ना दौड़ना शुरू करता है, गिरता है, उठता है, हंसता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर आज सब हम सब चलने लग गए। तो होता है, दोज थिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ बिरेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को ब्लेम मत करिए। सेल्फ ब्लेम करना इज अ बहुत इजी होता है। मार्ग आसान लेना है या कठिन लेना है, आपको देखना यह है कि शायद अक्सर कठिन मार्ग का उसकी मंजिल अच्छी होती है। आसान मार्ग लेने से, जैसे मैं कह रहा था ना कि बच्चा फेल हो गया तो सीधे बोला चलो भाई मैं तो अभी ड्रग्स लेना शुरू कर दूंगा, मैं भूल गया। ये तो आसान है, लेकिन उसकी जान खत्म हो गई ना, 3-4 साल में मर जाता है। तो आसान मार्ग तो वो भी है, लेकिन कठिन मार्ग होता है कि नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। शायद मेरा मार्ग गलत था, मैं कुछ और तरीके से ट्राई करूंगा। दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो सेल्फ ब्लेम करने से अच्छा है कि आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर वो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसके लिए नए नए रास्ते ढूंढिए। ट्राई ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ डूइंग इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वहां मैं कहाँ गलती किया, उसको छोड़ दीजिए। ट्राई अगेन, ट्राई अनदर वे। कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। रास्ता जरूर मिलता है, हमेशा मिलता है। पेशेंस होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है। और जो हो गया वो हो गया है, उससे मैं जब बोलता हूँ ना, बैग उठाइए और चल पड़िए आगे। आगे बहुत अच्छी जिंदगी है, इट इज वेटिंग फॉर यू राउंड द कॉर्नर। अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि कॉर्नर के उस तरफ है। चलिए तो सही, आगे बढ़िए। ब्लेम छोड़ दीजिए, न दूसरों को करना न खुद को करना। जो हो गया हो गया। हाँ, टेक्निकल प्रिकॉशन लेना है, बारिश आ गई थी,
तो अगली बार आप छत अच्छा बनाइए, लीक नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें करिए, बट दिमाग में उसको कैरी मत करिए। इतना ही मेरा कहना। आई होप आई हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई यू विद दिस आंसर। जी, और कोई है जो सवाल पूछना चाहेंगे? सर विपिन मेहरा जी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गिल्ट कैन कॉज इलनेस, डज दैट मीन द मोस्ट शेमलेस पीपल आर द हेल्दीएस्ट? हाँ, ये इन्फरेंस आप निकाल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दी, आपने क्या वर्ड यूज किया, दी शेमलेस। गिल्ट रखना और शेमलेस होना ये दो अलग चीजें हैं। आप विदाउट बीइंग शेमलेस यू कैन टैकल योर गिल्ट। अशोका को क्या कहेंगे, बेशर्म था? नहीं, he was not a shameless person. He realized that this is wrong, but मैं गिल्ट लेकर के जिंदगी भर जलता रहूं, उससे अच्छा कम से कम मेरी प्रजा के लिए अच्छा काम तो कर दूं। लेट मी डू समथिंग गुड। जो मैंने गलत किया उसको मैं नया रास्ता लेता हूं। अब वो बैठ करके बोलता कि मैं जलता रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा, अपने आप को मार डालूंगा, सुसाइड कर लूंगा, या तो जिंदगी भर मुंह लटका के घूमता रहूंगा, तो फिर क्या फायदा? ही वुड हैव एंडेड विदाउट एनीथिंग। बट कम से कम उसने एक अच्छे काम तो किए, नई नई चीजें लाई, डेवलपमेंट्स किए, दैट पेड फॉर वॉट एवर ही हैड डन। तो वो गिल्ट रखना, अपने आप को डैमेज करना, बैड हेल्थ रखना, और वो बैड हेल्थ आता है, एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ गिल्ट, दैट इज अ टेक्निकल थिंग। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप शेमलेस हो जाओ। आपके गिल्ट को टैकल करने के तरीके हैं। मिरर एक्सरसाइज करिए, बेशर्म क्यों होते हैं? आप मिरर रखिए अपने सामने, उससे बात करिए। जब भी आपने वो कदम उठाया था जिसके लिए आपको गिल्ट हो रहा है, जिस वक्त उठाया था उस वक्त तो आपको ठीक ही लगा था ना, तभी तो उठाया था। तो ठीक है, यू हैव टू टैकल योरसेल्फ। भाई उस समय तो मुझे लगा था ये ठीक है, और सच्चाई आपके मिरर को पता है ना। दुनिया में किसी को आपकी सच्चाई नहीं पता होगी, लेकिन आपके मिरर को आपकी सच्चाई पता है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता है। टॉक टू योर मिरर, देन यू विल फील दैट यू हैव बीन अब्सॉर्ब्ड ऑफ द गिल्ट। कन्फेस करिए उसके साथ, ठीक है भाई गलती से हो गया था, या शायद मैंने उस समय एक डिसीजन लिया जो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था यही सही होगा, अब मुझे लग रहा है वो सही नहीं था। अब आगे जाने के लिए मैं इसी चीज को लेकर के बैठा रहूं, दुखी होता रहूं, या फिर मैं कुछ ऐसी चीजें करूं जो ये सारी चीज को अच्छी तरह से क्लीन कर देगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। शेमलेस होने की जरूरत नहीं है, एंड शेमलेस पीपल नीड नॉट बी द मोस्ट हेल्दी पीपल, बट गिल्ट फ्री पीपल आर डेफिनेटली हेल्दियर देन दोज हु हैव गिल्ट। ये मैं कह सकता हूं। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी प्रशांत जी। सर नहीं है अभी क्वेश्चन कोई। बढ़िया है, 12 बज चुके हैं, वी हैव ओवरशॉट आवर टाइम। रविवार का दिन है, तो आप सब एंजॉय करिए, एंजॉय योर संडे। आप सब आए इस चीज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड गिविंग मी सम टाइम, एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट संडे। तो अगले संडे को तारीख क्या है देखना पड़ेगा जी। ये है 5 तारीख, 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को हम 11 बजे मिलेंगे, और तब तक के लिए आई विल से बाय बाय। एंड जो लोग वेडनेसडे मॉर्निंग को आते हैं उनके लिए तो वेडनेसडे है ही है, 7:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगा। और मेरी एक गुजारिश है कि ये जो जिस लिंक को यूज करके आप आज यहाँ अटेंड कर रहे हैं, यदि आप अपने मित्रों को, और ये आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर या किसी को इसका फायदा मिल सकता है, तो इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा सवाल आएंगे, तो अच्छा लगेगा, आप सबको भी उसका फायदा मिलेगा। तो मेरी आपको एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 5 लोगों को भेज दीजिएगा, तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे अगले संडे। तो वील हैव अ बिगर गैदरिंग एंड वील हैव मोर क्वेश्चंस। तो इसमें मेरी सहायता जरूर करिएगा। तो इस लिंक को प्लीज आगे बढ़ा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय टुडे संडे एंड एंजॉय द नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।